हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार आप सब लोगों को मेरी तरफ से। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हमारी मॉक टेस्ट की सीरीज चल रही है। इसमें आज जो मॉक टेस्ट है हम लोग 46 करने जा रहे हैं। जैसा कि मैं हर वीडियो में शुरुआत में यही बताता हूँ कि ये जो मॉक टेस्ट है ये आप लोगों के लिए कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, खासतौर पर एसएससी के या बैंक के, एनडीए हो, सीडीएस हो या फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम हो, सबके लिए आपकी ग्रामर के सेक्शन को, आपके वकैब के सेक्शन को बहुत ही स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है, सो हम लोग विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं। ओके, चलिए पहला जो क्वेश्चन हमारा आएगा वो सारे जो क्वेश्चंस होंगे रिलेटेड टू ग्रामर होंगे। ठीक है, जिसमें मेन फोकस जो है वो ग्रामर पर रहेगा। देखिएगा, फाइंड एन एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। जो सेंटेंस आपके सामने दिया गया इसमें आपको बताना है कि एरर कहाँ पर है। ठीक है, सो देखेंगे, माई फ्रेंड विल नॉट कम टू अटेंड दिस मैरिज अनलेस ही इज नॉट इन्वाइटेड। मेरा जो दोस्त है वो शादी को अटेंड करने नहीं आएगा जब तक कि उसे इन्वाइट नहीं किया जाता है। ठीक है, सो सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे। देखिए जरा, माई फ्रेंड विल नॉट कम, चूंकि फ्रेंड जो है वो थर्ड पर्सन है तो उसके साथ विल का यूज हम करेंगे, बिल्कुल ठीक है। विल नॉट कम, विल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, सही है। टू अटेंड दिस मैरिज, बिल्कुल सही है। मैरिज को अटेंड करने नहीं आएगा अनलेस, अनलेस का मतलब होता है जब तक कि ऐसा नहीं होता है, जब तक कि नहीं। अनलेस जो वर्ड होता है वो ऑलरेडी एक नेगेटिव मीनिंग वाला वर्ड है, याद रखना है आपको। ठीक है, अनलेस का मतलब ही ऐसा होता है कि जब तक ऐसा ना हो। अनटिल का मतलब भी होता है जब तक ऐसा ना हो। ठीक है, ही इज नॉट इन्वाइटेड, जब तक उसे इन्वाइट नहीं किया जाता है। तो आप देखेंगे कि जो अनलेस वर्ड होता है ना, याद रखना, अनलेस, अनटिल, और एक और वर्ड यूज होता है लेस्ट। ठीक है, इन वर्ड के साथ हम लोग नॉट का यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है, पहले से ही एक नेगेटिव मीनिंग लिए हुए है। सो आंसर क्या हो जाएगा, अनलेस ही इज इनवाइटेड। सो प्लीज आप नोट हटा दीजिए, सेंटेंस का आंसर जो है वो सी कर दीजिए। ठीक है, लेस्ट के साथ भी नोट का यूज नहीं होगा। जैसे कि देखिए, हम लिखते हैं वर्क हार्ड, मेहनत करो, लेस्ट यू शुड नॉट फेल, कि कहीं ऐसा ना हो तुम फेल हो जाओ। लेस्ट का मतलब क्या होता है, कहीं ऐसा ना हो, और उसके साथ किसका यूज करेंगे हम लोग, शुड का यूज करेंगे। ये बिल्कुल सही है, लेकिन नॉट का यूज नहीं होगा। सो ये भी जो है ना सेम अनटिल और अनलेस की तरह, तो नॉट हटा दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान देंगे। अच्छा, एक चीज नेक्स्ट पर जाने से पहले मैं आपको यहां और बता देता हूं, वो क्या है। देखिए, जो आपका वर्ड है ना एक अनटिल, अनलेस, ठीक है, इनके साथ प्लीज आप कंडीशनल सेंटेंस की बात जब होती है तो शैल विल का यूज मत कीजिएगा। जब ये वर्ड कंडीशन को डिनोट करते हैं, सेंटेंस के शुरू में यूज होते हैं, सो प्लीज डोंट यूज शैल एंड विल विद दिस वर्ड्स। ठीक है, एसएससी में ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो याद रखना है। जैसे कि मैं कहता हूं, मान लीजिए, अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तुम पास नहीं हो सकते। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ ऐसा नहीं बोलना अनलेस यू विल वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास। अनलेस यू विल वर्क हार्ड, तो अनलेस के साथ विल का यूज नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। चलिए, आई एम वेल्दी, मैं धनी हूं, बिल्कुल ठीक है सेंटेंस, कोई दिक्कत नहीं है। एंड आई कैन अफोर्ड, सॉरी, एंड कैन अफोर्ड, और मैं अफोर्ड कर सकता हूं ऑल द प्लेजर्स ऑफ लाइफ, जिंदगी की जितनी भी सुख सुविधाएं हैं उन सबको मैं अफोर्ड कर सकता हूं। ठीक है, सेंटेंस ये है। बेसिकली सेंटेंस में एक बात समझनी है कि जो प्लेजर वर्ड होता है ना वो अनकाउंटेबल होता है, याद रखिए। ठीक है, उसका जो है ना वो प्लूरल नहीं बनेगा, चूंकि अनकाउंटेबल है तो हमेशा याद रखिए सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑल द प्लेजर ऑफ माई लाइफ, ऐसा हटा दीजिए। क्लियर है, ये याद रखना है। ठीक है, सो हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही है। कैन अफोर्ड ऑल द प्लेजर्स की जगह किसका यूज करेंगे, प्लेजर ऑफ ए लाइफ। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। दिस इज द सेकेंड कम्युनिकेशन, ये सेकेंड कम्युनिकेशन है। वी हैव सेंट, जो अभी तक हमने भेजा है, एंड वी आर वेरी सरप्राइज्ड एट रिसीविंग नो आंसर, हम लोग बहुत ही हैरान हैं कि हमें अभी तक आंसर जो है वो नहीं मिला है। ठीक है, सेंटेंस को जब ध्यान से पढ़िएगा तो देखिए, दिस इज द सेकेंड कम्युनिकेशन, सेकेंड जो है वो क्या है हमारा, ऑर्डिनल्स है। ठीक है, ऑर्डिनल क्या होते हैं, ऑर्डिनल वो वर्ड होते हैं जो रैंक को डिनोट करते हैं, जैसे कि फर्स्ट, जैसे कि सेकंड, जैसे कि थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये सब ऑर्डिनल्स होते हैं। इनके साथ हम लोग दा का यूज करेंगे, ये दा का यूज ऑलवेज होगा। ठीक है, कम्युनिकेशन सही है,
वी हैव सेंट, हैज हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी सेंटेंस में आपको हैज हैव नजर आए, ऑलवेज एक अपना माइंड मेकअप कर ले कि एक बार चेक करेंगे कि वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई है या नहीं। तो हमने देखा कि हैज हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बिल्कुल सही है, ठीक है। एंड वी आर वेरी सरप्राइज्ड, और हम बहुत ही हैरान हैं, ठीक है। यहाँ पर जो ये सरप्राइज्ड है, ओके, एज एन एडजेक्टिव वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में यूज हो रहा है, ठीक है। बहुत सरप्राइज्ड है एट रिसीविंग, सरप्राइज्ड के साथ एट का यूज बिल्कुल सही है। जब आप किसी चीज को लेकर हैरान होते हैं, किसी चीज पर हैरान होते हैं, सो ऑलवेज रिमेंबर एट का यूज होगा। आई एम सरप्राइज्ड एट योर रिजल्ट, बिल्कुल सही है। आई वॉज सरप्राइज्ड एट योर फेलियर, बिल्कुल सही है, ठीक है, ओके। रिसीविंग नो आंसर, कि हमें अभी तक आंसर नहीं मिला है। तो देखिए यहाँ पर जो एरर है वो बी पार्ट में है। बी पार्ट में क्या एरर है, जो वेरी का यूज होता है वो थोड़ा सा समझना है। एक वर्ड यूज होता है वेरी, एक वर्ड यूज होता है मच। वेरी का मतलब होता है बहुत, ठीक है, और मच का जो यूज होता है वो भी बहुत के लिए यूज होता है, ठीक है। वेरी याद रखना हमेशा एक पॉजिटिव डिग्री के लिए यूज होता है, ओके। और जो मच होता है वो कंपैरेटिव के सेंस में यूज होता है, किसके रूप में, कंपैरेटिव के रूप में। और जो तीसरा यूज होता है वो एज ए वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में, जब एज एन एडजेक्टिव जो है ना वर्ब काम कर रहा हो, तब हम मच का यूज करते हैं। अब ये देखिए सरप्राइज्ड जो है वो एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है, कैसे, वो मेरे बारे में बता रहा है, वी आर सरप्राइज्ड, ओके, वी आर सरप्राइज्ड, हम लोग जो है सरप्राइज हो गए। अच्छा भाई एक मिनट, सेटिंग गड़बड़ा गई मेरे से, कैसे की है, सब कुछ ठीक ठाक था, चल जाएगा क्या काम हमारा, चल जाएगा, चल जाएगा। अच्छा अच्छा एक मिनट अब चलेगा, हो जाएगा ये। यस 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 यस, ठीक है ठीक है ठीक है, बस इससे ज़्यादा नहीं छेड़ेंगे इसको, ओके। हाँ, सो वी आर वेरी सरप्राइज्ड एट रिसीविंग नो आंसर। तो देखो मच का जो यूज़ है वो कंपैरेटिव डिग्री के लिए यूज़ होगा, चाहे वो कंपैरेटिव एडजेक्टिव हो चाहे कंपैरेटिव एडवर्ब हो, ओके। वेरी का जो यूज़ है वो पॉजिटिव सेंस में यूज़ होगा जब डिग्री पॉजिटिव हो, ठीक है। जैसे कि दिस इज़ अ वेरी गुड बुक, बिल्कुल सही है। दिस बुक इज़ मच बेटर देन दैट ऑफ, ये बुक जो है ना उससे ज़्यादा अच्छी है। जैसे कि देखिए दिस बुक इज डैश बेटर देन दैट ऑफ, उससे अच्छी है। बेटर क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। एडजेक्टिव को डिनोट करने के लिए यहाँ एडवर्ब का यूज होगा। एडवर्ब मान लीजिए हमें भरनी है एक तो मच, एक भरनी है हमें वेरी, तो हम लोग क्या भरेंगे, वेरी बेटर नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, मच बेटर बोलेंगे। मच क्यों बोलेंगे, क्योंकि बेटर हमारी कौन सी डिग्री है, कंपैरेटिव। कंपैरेटिव डिग्री के साथ जब भी हमें याद रखिए वेरी या मच में से कोई एक वर्ड लगाना पड़े तो हम किसका यूज करेंगे, मच का यूज करेंगे। सेम जो कंडीशन होती है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म जब एज एन एडजेक्टिव काम कर रही है तो वहां पर भी मच का यूज होता है, ठीक है। तो सेंटेंस हो जाएगा आई एम मच सरप्राइज्ड, डोंट से वेरी सरप्राइज्ड, क्या हो जाएगा, आई एम मच सरप्राइज्ड एट रिसीविंग नो आंसर, ठीक है। मैं बहुत ही सरप्राइज हूं। जैसे कि देखिए मैं एक सेंटेंस बोलूंगा, आई एम वेरी ऑब्लाइज्ड टू यू, ऑब्लाइज्ड टू यू। ऑब्लाइज्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये मेरे बारे में बता रहा है कि नहीं बता रहा है, ठीक है। सो वेरी की जगह हम किसका यूज करेंगे, आई एम मच ऑब्लाइज्ड टू यू। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, सीपीओ में ये क्वेश्चन आ चुका है, हमने वहीं से लिया है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखो, अ लाइब्रेरी इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन, लाइब्रेरी जो एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन है ऑफ सोर्सेज of informations and similar resources made accessible to a defined community for reference or borrowing। कितना अच्छा सेंटेंस है, मेरा खुद का लिखा हुआ है, ठीक है। देखेंगे जरा, लाइब्रेरी बिल्कुल सही है। इज एन ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड वोवल साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, एन का यूज सही है, ठीक है। कलेक्शन किसका, ऑफ सोर्सेज, वो जो सोर्सेज है उनका कलेक्शन है, किस चीज के लिए, जिनके पास इंफॉर्मेशन हैं, और सिमिलर रिसोर्सेज का, मेड एक्सेसिबल टू ए डिफाइंड कम्युनिटी, जो कि एक्सेसिबल यानी कि पहुंच बनाते, एक्सेसिबल के साथ हमेशा याद रखिएगा टू का यूज होगा। अ डिफाइंड कम्युनिटी फॉर रेफरेंस और बोरोविंग, यानी कि वहां जाकर आप किताबें पढ़ सकते हो, वहां से आप किताबों से कुछ सीख सकते हो, आप वहां पर कुछ अपनी तरफ से प्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। सो लाइब्रेरी जो है वो उस तरीके का एक रिसोर्स होता है। एरर बतानी है कहाँ पर है, बहुत सिंपल सी एरर जो है ना वो दी गई है, वो क्या है, इंफॉर्मेशन जो होता है वो एक अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है, और हमेशा याद रखेंगे कैसे यूज होता है, सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है। तो इंफॉर्मेशन की जगह किसका यूज हो जाएगा, इंफॉर्मेशन का यूज हो जाएगा, ठीक है भाई। सिमिलर
टू का यूज होता है। देखिए ये हो गया। एक्सेसिबल के साथ भी टू का यूज होता है। सो सेम प्रपोजिशन जो है वो रिपीट मार दिया गया है, सेंटेंस सही है। इंफॉर्मेशन की जगह बस आपको क्या करना है, इंफॉर्मेशन करना है। ऐसे वर्ड्स मैं कई पहले बता चुका हूं। ओके, नेक्स्ट देखिएगा। वन ऑफ द मेन रीजन ऑफ करप्शन इन इलेक्शंस टुडे इज लाइफ फॉर पावर। मतलब पावर की चाहत होना इलेक्शन में जो है ना करप्शन का मेन रीजन है। ठीक है। बहुत कॉमन सेंटेंस मैंने आपको बताया है, मैं पहले भी बता चुका हूं कि, और अब भी एग्जाम में आएगा, आप गलत करेंगे, ध्यान रखना है। फिर कहेंगे नवीन सर ने बताया नहीं, मैंने बताया था। और क्या बताया था कि वन ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, इन सब के बाद नाउन जो यूज होगा वो हमेशा प्लूरल यूज होगा, जो वर्ब यूज होगी वो बिल्कुल सिंगुलर यूज होगी। वन ऑफ का यूज हो गया, ठीक है। नाउन कहां पर है, मेन रीजन ये रहा। नाउन को कैसे पहचानेंगे, देखिए दा का यूज हो रहा है। दा क्या है हमारा, आर्टिकल है। आर्टिकल के बाद हम किसका यूज करते हैं, नाउन का यूज करते हैं। रीजन जो है वो नाउन है हमारा, मेन एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ये सिंगुलर है, हमें क्या बना देना, प्लूरल बना देना है। तो क्या हो जाएगा, रीजन्स ऑफ करप्शन इन इलेक्शंस टुडे इज, वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल, वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर, इज लाइफ ऑफ ए पावर, पावर की चाहत। क्लियर है, आगे देखेंगे। लीला इज वर्किंग इन माई ऑफिस फॉर मैनी ईयर्स। ठीक है, लीला जो है वो मेरे ऑफिस में काम कर रही है बहुत सारे सालों से। ठीक है, बहुत सिंपल सेंटेंस है। एक ऐसा काम जो बहुत टाइम से पहले शुरू हुआ हो, अभी तक चल रहा हो, काफी घंटे से चल रहा हो, बहुत महीनों से चल रहा हो, बहुत सालों से चल रहा हो। एन एक्शन विच इज गोइंग ऑन, यू कैन से दैट विच स्टार्टेड इन द पास्ट एंड गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, it denotes a continuous process, it denotes a long duration. There we use present perfect continuous, not is MR. ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, देखिएगा। लीला इज वर्किंग, लीला काम कर रही है, इन माई ऑफिस, बिल्कुल सही है। फॉर मैनी ईयर्स, कई सालों से, मतलब कई साल ये हो गए, कई साल से काम कर रही है और अभी तक काम कर रही है। ठीक है, इसके लिए हम इज एम आर का नहीं, किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, हैज बीन या हैव बीन। लीला सिंगुलर है, किसका यूज हो जाएगा, हैज बीन का यूज हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि सुबह से बारिश हो रही है तो हम ये नहीं बोलेंगे इट इज रेनिंग फॉर सिंस मॉर्निंग, बोलो इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। हम जैसे कि वो 2 साल से पढ़ रहा है तो हमें ये बोलना है ही हैज बीन स्टडिंग फॉर 2 ईयर्स, ये नहीं बोलना है ही इज रीडिंग फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो प्लीज जब भी आप, थोड़ा सा मैं ट्रिक बता देता हूं कि जब भी आपको यहां पर 4 लिखा हुआ दिखे या सिंस लिखा हुआ दिखे, साथ में मैनी ईयर्स यानी कि टाइम आ जाए ना, तो यहां ये देख लेना इज एम आर तो नहीं है, वॉज वर तो नहीं है। अगर नहीं है तो आपको जो है ना सेंटेंस सही है, अदरवाइज ठीक कर देना है। ठीक है, हैज बीन या हैड बीन का यूज हम करेंगे। क्लियर है, आगे देखेंगे। वाई डू यू सडनली नीड सो मनी, तुम्हें इतनी जल्दी पैसे की जरूरत कैसे पड़ गई। ठीक है, एक तो ये सेंटेंस बोल सकते हैं, एक ये बोल सकते हैं तुम्हें इतनी जल्दी या अचानक से तुम्हें इतने सारे पैसे की जरूरत क्यों पड़ गई। 2 सेंटेंस बोल सकते हैं। ठीक है, सो देखिए, वाई डू यू नीड, सेंटेंस WH वर्ड से शुरू हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगा। देखिए ये आ गया, यू आ गया। सडनली क्या हो गया हमारा, एडवर्ब हो गया। नीड क्या हो गया, वर्ब हो गया। ये ठीक है सेंटेंस, भाई एडवर्ब जो वर्ब से पहले यूज होता है मॉडिफाई कर रहा, सही है। सो मनी, अब देखो सी पार्ट बिल्कुल गलत है। या तो आप ये बोलो व्हाई डू यू सडनली नीड मनी, तुम्हें पैसे की जरूरत क्यों है, एक तो ये बोल सकते हो। दूसरा ये बोल सकते हो कि तुम्हें इतने सारे पैसे की जरूरत क्यों है। तो जो सो वर्ड है वो कहीं ना कहीं मनी की उसको डिनोट कर रहा है, आप कह सकते हैं क्वांटिटी को, कि इतने सारे पैसे। तो जब आपको अगर ऐसा बोलना है कि इतने सारे पैसे की जरूरत है तो वहां पर आप अकेला सो नहीं बोलेंगे, आप किसका यूज करेंगे, सो मच मनी। तो आपके सामने 2 ऑप्शन है, या तो आप इसको सो मच मनी करो या फिर आप इसको क्या करो, मनी करो। तो मनी मुझे नहीं लगता सुटेबल होगा, आप सो मच कीजिए, क्योंकि मनी की जरूरत तो पड़ जाती है लेकिन इतनी ज्यादा, दैट इज अ डिफरेंट सेंस। सो वी कैन यूज सो मच मनी, देयर वी यूज सो मच। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। देखिए, रेगुलर अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप बहुत आराम से कर लेंगे। लेकिन देखिए जेंटलमैन, करना आपको है। अगर आप समझते हो कि इससे आसान कोई रास्ता हो सकता है, भाई हम लोग तो जो है ना आपके घर तक पहुंच गए, आपके बेड में अवेलेबल है, आप फोन चलाइए, प्रैक्टिस कीजिए बस। और प्रैक्टिस से ही मैं आपको बता देता हूँ, अल्टीमेट सिलेक्शन जो है वो होना ही ऐसे है।
आप कितना ही कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए, पढ़ते रहिए, नहीं, जब तक आप उसको प्रैक्टिस में नहीं लेके आएंगे आपका एग्जाम फोबिया ही दूर नहीं होगा। ठीक है, तो याद रखिए, आगे देखिएगा। हिज न्यू जॉब, बिल्कुल सही है, नेसेसिएटेड हिज गेटिंग अप ऑन 6। जो नई जॉब है उसकी जरूरत है कि वो सुबह 6 बजे जो है सो के उठे। ओके, सुबह 6 बजे टाइम दे रखा है ना, तो टाइम के साथ एट का यूज होता है कि ऑन का यूज होता है? फिक्स टाइम है भैया, एट का यूज होगा। 6 ऑन की जगह क्या करेंगे? एट का यूज करेंगे। ठीक है, हिज न्यू जॉब बिल्कुल सही है। नेसेसिएटेड, नेसेसरी जो वर्ड है एज एन वर्ब यूज हो गया, नेसेसिएटेड हो गया। ठीक है, हिज गेटिंग अप एट 6, ऑन 6 नहीं बोलना है। ठीक है, जैसे द ट्रेन अराइव्स एट 4 PM, ऑन 4 PM मत बोलिए। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार रिसेंट एनडीए के पेपर में भी पूछा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। द फुल मून अपीयरिंग, पूरा चांद दिख रहा है। ठीक है, ये द किसके लिए यूज हुआ? मून के लिए यूज हुआ। अपीयरिंग लग रहा है, इन द स्काई एंड इट्स, ये इट्स किसके लिए यूज हुआ? मून के लिए। क्यों? इट्स सिल्वरी लाइट, इसकी चांदनी रोशनी, इसकी जो दूधिया रोशनी है वो मतलब पूरे आसमान में फैली हुई है, ये कहना चाह रहा है कि नहीं ऐसा? तो देखेंगे आप जरा ध्यान से, वो क्या कह रहा है? द फुल मून अपीयरिंग, बिल्कुल सही है, इन द स्काई, आसमान में, एंड इट्स सिल्वरी लाइट स्प्रेड अक्रॉस, और इसकी जो चांदनी है, जो रोशनी है वो फैली हुई है पूरे आसमान में। सेंटेंस में ये कहना चाह रहा है। ठीक है, जो स्प्रेड वर्ड है, ठीक है, वो प्रेजेंट फॉर्म लिखी गई है, बिल्कुल है। देखिए, द अपीयरिंग प्रेजेंट टेंस है, ये पास्ट को डिनोट कर रहा है। स्प्रेड अगर प्रेजेंट में होता तो मून के अकॉर्डिंग यहाँ पर स्प्रेड्स आना चाहिए था। ठीक है, लेकिन वो नहीं है, इसका मतलब सेंटेंस किस में है? पास्ट में है। तो सेंटेंस में एक पार्ट में पास्ट है, एक में प्रेजेंट है, तो ये कॉम्बिनेशन ही गड़बड़ा गया। तो या तो आप ऐसा कीजिए, इसमें प्रेजेंट कीजिए, या सॉरी पास्ट कीजिए, या इसमें कीजिए। लेकिन चूंकि मेन क्लोज क्या है? ये वाला, लाइट स्प्रेड अक्रॉस। ठीक है, इट्स सिल्वरी लाइट स्प्रेड अक्रॉस, और इसकी रोशनी जो वो फैली हुई थी, तो यहां क्या हो जाएगा? फुल मून अपीयरिंग नहीं, किसका यूज हो जाएगा? अपीयर्ड। ठीक है, इन द स्काई, आसमान में निकला था और इसकी रोशनी जो है वो फैली हुई थी। कॉन्सेप्ट क्लियर है? एक छोटी सी चीज मैं यहां और बता देना चाहता हूं, वो पता क्या है कि ये जो इट्स का यूज है ना, ये भैया इट्स पॉजेसिव है, और अगर आप ऐसे लिखते हो तो इसका मतलब इट इज होता है। क्लियर है? याद रखना। तो द फुल मून अपीयरिंग की जगह क्या हो जाएगा? अपीयर्ड। ए आंसर इज करेक्ट। रीजन बता दिया गया है, सेंटेंस में यहां पर पास्ट फॉर्म दी गई है, तो यहां पर भी क्या हो जाएगी? पास्ट फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। एवरीबडी वॉन्ट्स टू एंजॉय हैबिचुअल पीस इन माइंड, हर कोई आदमी पता है क्या चाहता है? कि उसके दिमाग में जो है ना शांति बनी रहे। आप सभी लोग जानते होंगे लाइफ का मेन पर्पस पता है क्या होता है? खुश रहना होता है। पैसे कमाना हो सकता है, लेकिन उससे खुशी मिले, अगर ऐसा होता तो जिनके पास बहुत पैसा है वो डिप्रेशन में नहीं जाते। ठीक है, सो लास्ट पर्पस, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई, सेंटेंस बोल रहा है, मैं तो समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, देखिएगा, एवरीबडी वांट्स, बिल्कुल ठीक है, एवरीबडी का यूज जब भी एज ए सब्जेक्ट के तौर पर होता है तो इसके बाद वर्ब सिंगुलर आता है, बिल्कुल ठीक है। टू एंजॉय, ये भी सही है, वांट के बाद टू प्लस वर्ब आता है, ठीक है। हैबिचुअल पीस इन माइंड नहीं, हैबिचुअल पीस ऑफ माइंड, यानी कि पीस ऑफ माइंड का मतलब क्या हो गया? दिमाग की शांति। आप याद रखेंगे, सेंटेंस में का, के, के लिए किसका यूज होता है? ऑफ का यूज होता है। किसका यूज होता है? ऑफ का यूज होता है। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। एक बड़ा अच्छा वर्ड दिया गया, करिश्मा। सिनोनिम बताना है, वो क्या आपका सेक्शन शुरू हो गया भैया आपका। करिश्मा, करिश्मा का मतलब क्या होता है? करिश्मा का मतलब होता है एक आकर्षण। ठीक है, जैसे कि कहते हैं ना, एक चार्म के वर्ड में कंटेक्स्ट में यूज होता है, मतलब जैसे बहुत सारे लोग जहाँ बैठे हों और उसका एक अलग ही ओरा, बोलते हैं उसका यार एक अलग ही रुतबा है, दैट इज कॉल्ड करिश्मा। ठीक है, तो इसके लिए जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? चार्म। सी आंसर इज करेक्ट। ठीक है, और इसी से एक वर्ड बना है कैरिस्मेटिक, CHARISMATIC। कैरिस्मेटिक का मतलब होता है चमत्कारी व्यक्तित्व। ठीक है, नरेंद्र मोदी इज ए कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी, बराक ओबामा वाज अ कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी, बोल सकते हैं। ठीक है, कैरेक्टर, नॉलेज, ये सब ठीक है। फेम, प्रसिद्धि होता है, इसके लिए अच्छा वर्ड है, और भी लिख सकते हैं, नोटेबल, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। ल्यूमिनस, ठीक है, ल्यूमिनस का मतलब भी होता है चमकता हुआ। ठीक है,
फेमस आप कॉमन वर्ड है, सभी लोग जानते होंगे, एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। अगला जो हमारा सिनोनिम है वो क्या है? विस्किरल। विस्किरल का मतलब क्या होता है? विस्किरल मतलब होता है एक ऐसा आदमी जो भावनाओं से ज़्यादा कंट्रोल होता हो बजाय कि अपने दिमाग के, यानी कि एक ऐसा आदमी जो इमोशनल किस्म का आदमी हो। ठीक है, जैसे कहते हैं ना फीलिंग्स में बह जाए, जो सोचा उसी के अकॉर्डिंग काम करने लग जाता है, दिमाग से काम ना ले। सो इंटेलेक्चुअल तो होगा नहीं, ठीक है, हेवनली भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? प्रूडेंस, बुद्धिमान। डी आंसर इज करेक्ट। एक सेकेंड, सिनोनिम, हाँ ठीक है, ओके। सो क्या हो जाएगा? प्रूडेंस, बुद्धिमान। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। एंटोनिम बताना है। एंटोनिम हो जाएगा फिल्दी। एक वर्ड है फिल्दी। फिल्दी का मतलब क्या होता है? फिल्दी का मतलब होता है बहुत ही घटिया किस्म का आदमी, याद रखना। ठीक है, घटिया किस्म का आदमी, घटिया चीजें, दैट इज कॉल्ड फिल्दी थिंग्स। बोलते फिल्थ एंड डर्ट ऑफ लाइफ बोला जाता है, गंदा। ठीक है, तो एलिगेंट एक वर्ड है। एलिगेंट का मतलब होता है मजबूत किस्म का आदमी, स्वच्छ, इसको कह सकते हैं आप। ठीक है, एलिगेंट एक पर्सनालिटी को भी डिनोट करता है, जिसका मतलब होता है जो स्ट्रॉन्ग पर्सन होता है, फॉर दैट वी यूज एलिगेंट। जिसके लिए हम एक अच्छा वर्ड और भी यूज कर सकते हैं, मैचो। मैचो का मतलब भी होता है एक मैस्कुलाइन टाइप पर्सनालिटी। ठीक है, सीन का मतलब होता है बुद्धिमान आदमी। ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्रूडेंस बोल सकते हैं। ओके, बहुत अच्छा वर्ड है। ठीक है, सगेशियस बोल सकते हैं। सगेशियस का मतलब बुद्धिमान होता है, बिल्कुल सही है। स्ट्रेंज का मतलब अजनबी होता है। ठीक है, और इमिकुलेट का मतलब होता है साफ सुथरा, स्वच्छ, नीट एंड क्लीन। ठीक है, बिना दाग धब्बे के, बिना गंदगी के, दैट इज कॉल्ड इमैकुलेट। ठीक है, तो देखिए इसका फिल्दी का मतलब गंदा और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? इमैकुलेट। डी आंसर इज करेक्ट। ठीक है, दैट इज कॉल्ड इमैकुलेट। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। एंटोनिम बताना है ना। स्वेल्टरिंग। स्वेल्टरिंग वर्ड का मतलब आपको होता है क्या होता है? बहुत ज्यादा गर्मी, इतनी गर्मी जो परेशान करने लग जाए, जो सहन ना हो। स्वेल्ट करना मतलब पिघला देगी, स्वेल्टरिंग बोलते हैं उसको। ठीक है, बॉसी, कॉजी, कॉजी का मतलब होता है आरामदायक। ठीक है जैसे कि कोजी, आरामदायक। ठीक है, क्लमजी का मतलब क्या होता है? गंदा, बहुत अच्छा ना हो, जो नोन एज क्लमजी। ठीक है बॉसी का मतलब होता है एक, जो कहते हैं ना दबदबा नेचर में जिसके में होता है। देर आर मैनी पीपल हु आर बॉसी बाई नेचर। जैसे कहते हैं ना आपके रूम पार्टनर भी हो सकते हैं, भाई मेरे लिए पानी लेके आया, मेरे लिए यो लेके आया, दैट ही इज बॉसी। क्लियर है? ठीक है, फ्रीजिंग का मतलब होता है जमा देने वाला, ठंडा करने वाला। तो देखिए स्वेल्टरिंग का मतलब गर्म करने वाला, ठीक है, और फ्रीजिंग का मतलब जमा देने वाला। तो एंटोनिम हो गया ना, सी आंसर इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। अच्छा, बॉसी का आप एक अच्छा वर्ड और भी लिख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एरोगेंट। एक तरीके से थोड़ा सा और अच्छा वर्ड लिख सकते हैं, पोम्पस। ठीक है, पोम्पस। पोम्पस का मतलब होता है दिखावा करने वाला। एक और अच्छा वर्ड लिख सकते हैं, फ्लैम्बॉयंट। फ्लैम्बॉयंट का मतलब भी होता है शो करने वाला, दिखावा करने वाला। ठीक है एन एक्सेसिव फियर ऑफ कन्फाइंड स्पेसेस। कई बार आदमी को डर नहीं लगता है कि वो एक छोटी सी जगह में कैद हो जाएगा, जैसे छोटा रूम देखा, मैं इसमें नहीं रह पाऊंगा। ठीक है, उसको बोलते हैं क्लेस्ट्रोफोबिया। है क्या कहीं ऑप्शन? ए आंसर इज करेक्ट, क्लेस्ट्रोफोबिया। ठीक है, पायरोमेनिया का मतलब होता है जिसको आग से डर लगता हो। हाइड्रोफोबिया जिसे पानी से डर लगता है। ये कायरोफोबिया नहीं, ये क्रायोफोबिया है। स्पेलिंग ठीक कर लेंगे। क्रायोफोबिया का मतलब होता है ठंड से लगने वाला डर। कई बार हमें ऐसा फील होता है जैसे कोई आदमी ज़्यादा ठंड में रह के आ जाए ना, उसका कई दिनों तक एक मेंटली बैलेंस बिगड़ जाता है कि नहीं नहीं मैं बाहर नहीं निकलूंगा, मुझे ठंड लग रही है, मैं बाहर नहीं निकलूंगा, मुझे ठंड लग रही है। दैट इज कॉल्ड क्रायोफोबिया बोलते हैं उसको। ठीक है, बेसिकली ये जो वर्ड है क्रायोजोनिक से लिया गया है, जो एक ऐसी टेक्निक होती है, क्रायोजोनिक टेक्निक इंजन में यूज़ होती है, स्पेस वगैरह में जो भेजे जाते हैं, जहाँ पर जो है बहुत कम टेम्परेचर किया जाता है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन को लिक्विड फॉर्म में ले जाते हैं, कुछ ऐसा सा करके किया जाता है। बाकी साइंस पढ़ लेंगे आप, मुझे आइडिया नहीं है। स्टडी ऑफ द स्किन एंड इट्स डिजीज, बीमारियों को लेकर पढ़ना, दैट इज कॉल्ड डर्माटोलॉजी। ये स्पेलिंग ठीक कर लेंगे, डर्मा, DERMATOLOGY, डर्मा। डर्मा का मतलब ही होता है स्किन, और जो उसको पढ़े वो डर्माटोलॉजी। ठीक है, डेंड्रोलॉजी होता है पेड़ पौधों का अध्ययन करना, इज नोन एज डेंड्रोलॉजी। ठीक है, अच्छा, डक्टिटोलॉजी एक्चुअल में कोई वर्ड नहीं है। अगर इसको बेसिकली वैसे देखा जाए
तो ये होता है जो यू कैन से दैट गूंगे बहरे होते हैं ना, उनके लिए जो लैंग्वेज हम यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड डेक्टोलॉजी, ठीक है। अच्छा, एक्सियोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है, फिलोसफी का वर्ड है, जिसका मतलब होता है चीजों की एक्चुअल में कीमत का पता लगाना, ठीक है, तो उसको एक्सियोलॉजी बोलते हैं। जैसे फिलोसॉफिकल वे में होता है ना किसी चीज की वर्थ को समझना, उसको एक्सियोलॉजी बोलते हैं। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बनाना है, लेट हिम बी टोल्ड टू डू इट, सेंटेंस ऑलरेडी पैसिव में है, हमें एक्टिव वॉइस बनाना है। लेट का यूज कहाँ करते हैं हम, जल्दी बताइएगा, इंपैरेटिव सेंटेंस में। इंपैरेटिव सेंटेंस क्या होता है, जो डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, बिल्कुल आसान सेंटेंस है। डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ दी गई है, इन दोनों में तो है नहीं। लेट हिम टू डू इट सही है, लेट हिम ऑफ डूइंग इट सेंटेंस गलत है, लेट हिम टू डू इट सी आंसर इज करेक्ट। इसका पैसिव फॉर्म क्या होगा, लेट हिम बी टोल्ड टू डू इट। नरेशन बनाना है भाई। अनीता सैड टू मी, डू यू वांट टू डांस, अनीता ने मुझसे कहा क्या तुम डांस करना चाहते हो, व्हाई नॉट, हाँ शादियों का सीजन है, आप भी कीजिए, ठीक है, पर पढ़ लेना, मॉक टेस्ट बना लें। अनीता सैड टू मी, सैड टू सेंटेंस इंटरोगेटिव है, सैड टू को किस में चेंज करेंगे, आस्क में, आस्क के साथ टू तो नहीं आएगा, ठीक है, आस्क में ये ठीक है, ये ठीक है। इन्वर्टेड कॉमास की जगह किसका यूज करेंगे, इफ का, ओके, इफ यहाँ यूज हो रहा है, लेकिन ये तो गलत ऑलरेडी हो गया क्योंकि टू आ गया, दैट गलत है, ओके, इफ यहाँ यूज हो रहा है, ये दो ठीक है। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसे किस में बदलेंगे, अफर्मेटिव में। अफर्मेटिव में चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, इसे किस में बदलना है, पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही तो होगा। अब कई बच्चे क्या करते हैं, इस डू को डिड में चेंज कर देते हैं, जैसा कि ये डिड आई वांट, सेंटेंस गलत हो जाएगा। वर्ब की सेकंड फॉर्म सब्जेक्ट हो गया आई, ये रहा, वांटेड ये रहा, ठीक है, टू डांस, सेंटेंस ए आंसर इज करेक्ट। समझ में आ रहा है ना, आगे देखेंगे। फाइंड द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, आपको बताना है कि किसकी जो स्पेलिंग है गलत है। केमिस्ट्री की बिल्कुल सही है, पामिस्ट्री ठीक है, साइकेट्री ठीक है, कैजोल CAGOLE, कैजोल का मतलब होता है खुशी, ठीक है, दैट इज डी आंसर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, ही इज नोन बाय अदर, उसको सब लोग जानते हैं। अरे सेंटेंस पैसिव फॉर्म में दिया गया है, जो नो वर्ड है ना उसके साथ टू का यूज एज ए प्रपोजिशन होगा। कहीं टू है क्या, अमंग नहीं, अमंग नहीं, डी आंसर इज करेक्ट टू। छोटी सी बात और बता देता हूं, वो पता क्या है कि जो पॉपुलर वर्ड होता है ना, पॉपुलर, पॉपुलर के साथ बाबू हमेशा याद रखना किसका यूज हो जाएगा, विद का यूज हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि ही इज पॉपुलर विथ बॉयज, वो बच्चों के बीच में पॉपुलर है, तो वहां पर प्लीज आप अमंग का यूज मत करना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब आ जाएगा हमारा क्लोज टेस्ट आने वाला है। द क्रिमिनल मस्ट बी किल्ड, क्रिमिनल को मार देना चाहिए। सेंटेंस जो है ये पहले भी बताया जा चुका है। मर्डर्ड गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा, मस्ट बी हैंग्ड। मैंने कल के वीडियो में हैंग शब्द को एक्सप्लेन किया था अच्छे से, ए आंसर इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑल द, अब क्लोज टेस्ट आ गया। ये जो क्लोज टेस्ट है ये पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर है। इंडिया में जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो हमारे डेमोक्रेसी है, उसके ऊपर एक 4 क्वेश्चन हमने छोटे से दे दिए, जरा ध्यान से देखेंगे। ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इंडिया अपीयर लॉस्ट इन द एक्सरसाइज ऑफ फाइटिंग इलेक्शंस, ठीक है। जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको आप देखेंगे तो वो लगी हुई है एक अंधी दौड़ में, और उनका मेन पर्पस क्या है, इलेक्शन लड़ना है, ठीक है। तो इलेक्शन लड़ने की अंधी दौड़ में लगी हुई है, ये कहना चाह रहा है। तो इलेक्शन लड़ने की जो दौड़ है वो अंधी है, तो यानी कि हमें यहाँ पर एक्सरसाइज यानी कि दौड़ के लिए यूज हुआ है, इससे पहले एक एडजेक्टिव लगाना है, ठीक है। सो बैरन का मतलब तो बंजर होता है, लुसेंट का मतलब होता है स्पष्ट, सीधा साधा। तो सीधी सादी रेस तो नहीं है, क्योंकि कहना एक नेगेटिव सेंस में चाह रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ब्लीक। ब्लीक का मतलब क्या होता है, अ थिंग विच इज नॉट ट्रांसपेरेंट, विच इज नॉट प्योर, दैट इज कॉल्ड ब्लीक, माने धुंधला, ठीक है। तो कह सकते हैं एक अंधाधुंध रेस लगी हुई है, ओके। ऑफ फाइटिंग इलेक्शंस देयर इज नथिंग, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। क्या कह रहा है कि देयर इज नथिंग, वहां पर भी कुछ भी ऐसा नहीं है क्या कि जो ऐसा माना जाता हो कि गलत हो, क्योंकि हर आदमी इलेक्शन तो लड़ना ही चाहता है, हर एक पार्टी चाहती है, ठीक है। सो देयर इज नथिंग इम्प्रॉपर। इम्प्रैक्टिकल मतलब जो चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल ना हो। इम्प्रोबेबल, इम्प्रोबेबल 2 वर्ड से बना है। प्रोबेबल का मतलब होता है संभावना, इम्प्रोबेबल का मतलब होता है निश्चित, ठीक है। तो यह क्या कहना चाह रहा है, देयर इज नथिंग, ठीक है, इम्प्रोबेबल नहीं, किसका यूज हो जाएगा, इम्प्रॉपर, अबाउट, ठीक है, किसी चीज के बारे में, क्या, अबाउट, ठीक है, डैश
फॉर वोट्स इन डेमोक्रेसी एज इंडिया इज एंड मस्ट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखिएगा, एक्सरसाइज ऑफ फाइटिंग इलेक्शन, देर इज नथिंग, ठीक है, तो हमने पिछले वाले में क्या किया था, देर इज नथिंग, ठीक है, इम्प्रॉपर, गलत कुछ भी नहीं है किस चीज में, अबाउट अ, ठीक है, वरी, वरी अबाउट होता है, गलत है सेंटेंस, ठीक है, अबाउट अ फॉर वोट्स, ठीक है, अबाउट ए थॉट भी नहीं, अबाउट ए कंसर्न, कंसर्न का मतलब क्या होता है, चिंता होना, किसी चीज के बारे में ज्यादा सोचना, ठीक है, तो अबाउट ए कंसर्न कि हमारी वोटों को लेकर जो चिंता है, अबाउट ए कंसर्न, ठीक है, फॉर वोट्स इन डेमोक्रेसी एज इंडिया इज, जैसा कि भारत है, एंड मस्ट, और इसको होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, तो इसका जो कंप्लाई, कंप्लाई के साथ विद का यूज होगा, गलत है, डिफाई का मतलब चुनौती देना, अबाइड और रिमेन, ये स्पेलिंग ठीक कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, एंड मस्ट, ठीक है, अबाइड नहीं, अबाइड का मतलब किसी चीज से बंधा हुआ होना होता है, रिमेन का मतलब होता है जैसा है वैसा रहना, सो आंसर क्या हो जाएगा, डी इज करेक्ट, एंड मस्ट रिमेन, और भारत को ऐसा रहने की जरूरत है। ठीक है, सो ये थे हमारे क्लोज टेस्ट, ये था आज का हमारा मॉक टेस्ट, हमने आपको करा दिया है, हर टॉपिक हमने कोशिश की कि कवर हो आपका। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके बाय।